Drop it. जैसे ये सवाल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और आप मुझे बता देना कि ये सवाल याद करना है। अगर कोई आदमी अपनी रियल स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर कम गति से चले तो उसको 40 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक। और 2 किलोमीटर पर आवर कम गति से चले, अधिक गति से चले तो 40 मिनट कम लगते हैं। अब बता दो सवाल क्या है। निर्धारित समय। ठीक है, चाल में आ जाओ तो यह आ जाएगा 3 गुणा 2, 3 गुणा 40/60 माइनस 2 गुणा 40/60 और गुणा हो जाएगा 80/60। 40 मिनट कम 40 मिनट ज्यादा का अंतर होता है 80/60। ये 3 गुणा 2 आ जाएगा। 40/60 के तिगुण में से 40/60 का दुगुना घटाएंगे तो 40/60 ही आ जाएगा। और ये 80/60 है, ये 40/60 को 2 बार से 2 बार कटेगा। 3 का दुगुना 6 और 6 का दुगुना 12, 12 आ जाएगा। 12 और 3 15 होता है, 12 में से 2 घटाते हैं 10 होता है। 15 गुणा 10/15 माइनस 10 आ जाएगा और इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। समय का अंतर हो जाएगा 80/60। ये आ जाएगा 4/3। ये 15 से ये 15 कट जाएगा, दूरी आ जाएगी 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर 12 की स्पीड से तय होगा क्योंकि एक्चुअल स्पीड 12 ही है। आप करोगे 40/12, 10/3, 3 से ही 1/3, 3 घंटे 20 मिनट है। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। 3 घंटे 20 मिनट है निर्धारित समय। 40 किलोमीटर की दूरी है, रियल स्पीड है 12, 12 एक्चुअल स्पीड है। 40/12 करोगे 10/3 आएगा। 3 घंटे, 3 से 1/3, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आपको मैं रिलेटिव स्पीड है उसका कंसेप्ट बताता हूं। रिलेटिव स्पीड का रिलेटिव स्पीड होती है जब दो वाहन गति कर रहे होते हैं। ठीक है न? या तो होता है सेम डायरेक्शन में, या होता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब है ये ए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो बी भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये तो हो गई सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होता है ए लेफ्ट टू राइट जा रहा है और बी है और राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ये हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 माइनस v2 होती है। मोड में ले सकते हो, ज्यादा में से कम को घटा देना। अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें रिलेटिव स्पीड होती है वो v1 प्लस v2 होती है। यहां स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड यूज की जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। बाकी वैसे ही तो टाइम यूज किया जाएगा, वैसे ही डिस्टेंस यूज किया जाएगा, और रिलेटिव स्पीड है ये यूज की जाएगी जो कि v1 प्लस माइनस v2 होती है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो v1 माइनस v2 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब इसमें कंडीशंस कैसे बन सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं।
क्या क्या सिचुएशन बन सकती है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसके बाद में सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। या पहले सेम में लें, कैसे भी ले लो एक ही बात, पहले अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखना। ये व्यक्ति ए है, ये यहां पर बी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। ए चलता है बी की तरफ v1 चाल से, बी चलता है ए की तरफ v2 चाल से, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। आपसे पूछे कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे, कितने समय बाद में दोनों आपस में मिलेंगे। ये ए से बी की तक जा रहा है, ये बी से ए की तरफ आ रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट मानी जाती है। और इसको मिलने में समय जो टी लगेगा वो डी अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा, डी अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। बीच की डिस्टेंस d है, रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2। कितना समय लगेगा, तो t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सापेक्ष चाल चालों का योग हो जाती है, कुल दूरी बट्टे सापेक्ष चाल हो जाएगा। ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस डी थी जो दोनों ने मिलके कवर करी है, ये पहली सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन कैसे बनती है, ए और बी दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, ए और बी दोनों एक ही पोजीशन है, ए चला जाता है इधर और बी चला जाता है इधर, और टी समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है डी। ए तो यहां आ गया है अब, और बी यहां आ गया। शुरू में दोनों एक ही जगह थे, एक इधर चला गया, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, टी समय बाद में उनके बीच की डिस्टेंस डी हो गई। तो अब इनमें इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, टी समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d हो गई, तो ये जो t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां पर पहले डिस्टेंस d थी, बाद में डिस्टेंस जीरो हो गई, मिलते हैं तो डिस्टेंस जीरो हो गई, तो d डिस्टेंस से जीरो डिस्टेंस होने का मतलब इन दोनों ने मिलकर d डिस्टेंस कवर करी है। पहले जीरो डिस्टेंस थी, बाद में d डिस्टेंस हो गई, तो जीरो डिस्टेंस से d डिस्टेंस होने का मतलब इन दोनों ने मिलकर d डिस्टेंस कवर करी है। और यहां पर भी डिस्टेंस d मानी जाएगी, यहां पर भी डिस्टेंस d मानी जाएगी। यहां पहले डिस्टेंस थी, बाद में जीरो हो गई, यहां पहले जीरो डिस्टेंस थी, बाद में d डिस्टेंस हो गई, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तीसरी बात ये होती है, ए है, ये बी है, इनके बीच में डिस्टेंस है d1, ये इधर से चलता है v1 चाल से, ये इधर से चलता है v2 चाल से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाएगी, t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाएगी। यानी अभी मिले नहीं हैं, डिस्टेंस कवर हुई है, कुछ डिस्टेंस कम हो गई है। ये इधर से इधर जा रहा है d1 स्पीड से, सॉरी v1 स्पीड से, ये उधर से इधर आ रहा है v2 स्पीड से। पहले इनके बीच की डिस्टेंस d1 थी, अब इनके बीच की डिस्टेंस d2 है, t समय लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो यहां पर t बराबर हो जाएगा d1 माइनस d2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। ये हो जाएगा d1 माइनस d2, पहले d1 डिस्टेंस थी जिसमें से d2 डिस्टेंस तो उन दोनों ने, अब डिस्टेंस d2 बची है, तो इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले वाली डिस्टेंस में से अब जो बची हुई डिस्टेंस है उसको माइनस किया जाएगा। पहले उनके बीच में 50 किलोमीटर की दूरी थी, अब उनके बीच में 30 किलोमीटर की दूरी बची है, इसका मतलब उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी कवर करी है, 20 किलोमीटर कवर किया है, इसलिए डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। ये तीसरी कंडीशन बनती है। और इसमें चौथी कंडीशन बनती है, पहले डिस्टेंस कम थी, बाद में डिस्टेंस बढ़ गई। ये ए पर था, ये बी पोजीशन पर है, बी, ये इधर जाता है v1 स्पीड से,
ये इधर जाता है v2 स्पीड से। पहले इनके बीच में डिस्टेंस d1 थी, बाद में बढ़ के डिस्टेंस d2 हो गई है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें t कैसे ज्ञात करेंगे। तो बाद में डिस्टेंस बढ़ी है क्योंकि पहले उनके बीच में दूरियां थी, बाद में कोई और गलतफहमी होने से दूरियां और बढ़ गई। पहले भी कोई ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन बाद में गलतफहमियां, दूरियां और बढ़ गई। तो क्या हो गया, बाद वाली डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, पहले वाली डिस्टेंस कम थी, इसलिए ये हो जाएगा d2 माइनस d1 हो जाएगा, और सापेक्ष साल v1 प्लस क्या बनेगा, v2 ही बनेगा। सापेक्ष साल बनेगा v1 प्लस v2। समझ रहे हैं? ठीक। सेम डायरेक्शन की कंडीशन क्या बनती है वो बताता हूं। एक ही दिशा में या समान दिशा में ए यहां है, बी भी यहां है, ये इधर जाता है v1 स्पीड से, ये भी इधर जाता है v2 स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड v बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा। जो तेज चलेगा, ये v2 माइनस v1 भी हो सकता है, आप ऐसे ले सकते हो v बराबर v1 और v2 का डिफरेंस, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, जो भी अप्लाई होगा वो लागू हो जाएगा। t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d हो जाती है। दोनों ने एक ही जगह ऐसे चलना शुरू किया, t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है d हो जाती। अब आपसे पूछा जा सकता है इनमें रिलेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 माइनस v2। ये आ जाए, सिंपल सी बात है, t बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन थी। एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं क्योंकि लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन है, ये a है, इसके आगे b है, a की स्पीड है v1, b की स्पीड है v2, a भी इधर जा रहा है, b भी इधर जा रहा है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस है d। अब आपसे पूछे कितने समय में a b को पकड़ लेगा, कितने समय में a b को पकड़ लेगा। तो a b को पकड़ेगा, इसका मतलब, पकड़ने का मतलब होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई। तो अब यहां पहले डिस्टेंस नहीं थी, लेकिन बाद में डिस्टेंस 0 d डिस्टेंस हो गई। यहां पहले d डिस्टेंस है, लेकिन बाद में जब इसको चेस करेगा तो उनके डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भी कवर की गई डिस्टेंस t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 माइनस क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। t बराबर d अपॉन v1 माइनस v2। अगर पीछे वाला तेज चल रहा है तभी उसको पकड़ पाएगा, इसलिए v1 का मान हमेशा v2 से ज्यादा होगा। जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पीछा कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर पीछा करने वाले की स्पीड कम हुई तो वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती, वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक। तीसरी सिचुएशन है, ये स्थान A है, ये स्थान B है, इनके बीच की डिस्टेंस है d1। ये चलता है v1 स्पीड से इधर, ये चलता है v2 स्पीड से उसी डायरेक्शन में। ये लेफ्ट टू राइट है तो वो भी लेफ्ट टू राइट होगी, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। पहले डिस्टेंस d1 है, t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाती है, t समय बाद में इनके बीच की डिस्टेंस d2 हो जाती है। अब ये d2 दो तरह से हो सकती है, हो सकता है पहले वाली जो डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस रह जाए। कम डिस्टेंस तो तब रहेगी जब पीछा करने वाले की स्पीड ज्यादा है, और ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी अगर आगे चलने वाले की स्पीड ज्यादा है। तो आगे चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है तो पहले की तुलना में डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, पहले की तुलना में डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो कितने समय में ऐसा हो जाएगा, अब मुझे पता नहीं है कि d1 ज्यादा है या d2 ज्यादा है, तो ये तो हो जाएगा d1 माइनस d2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v1 माइनस v2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा इतने समय में हो जाएगा। पहले डिस्टेंस कम हो सकती है,
बाद में ज्यादा हो सकती है अगर आगे वाला तेज चल रहा है तो, या पहले डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है बाद में डिस्टेंस कम हो जाएगी अगर पीछे वाला तेज चल रहा है तो। इनमें से जो दूसरी सिचुएशन बन रही है, इनमें से जो दूसरी सिचुएशन बन रही है, इसको थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेते हैं। और इसको, ये सिचुएशन है चेस करने की या पीछा करने की। पीछा करने का उद्देश्य क्या होता है? पकड़ना। चेस के क्वेश्चंस बनते हैं, पीछा करने के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें दो तरह से सवाल हो सकते हैं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस डी है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। ए इधर जा रहा है, बी भी उधर जा रहा था, ए बी का पीछा करता है। ठीक, ए बी का पीछा करता है। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं वो बता दूं। एक तो बनते हैं चोर सिपाही के, चोर के और पुलिस के। एक चोर कार चुरा कर भागता है, पुलिस वाला 100 मीटर दूर से देख के उसका पीछा करता है, ऐसे सवाल बनते हैं। एक सवाल कुत्ते बिल्ली के, इस टाइप के। एक बिल्ली है, वो भागती है, 100 मीटर दूर दूर से कुत्ता देखता है और वो उसका पीछा करता है, ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आए, आपसे ये पूछा जाए कितने समय बाद में इसको पकड़ लेगा, तो कितने समय बाद में पकड़ लेगा, तब तो हो जाएगा d/v1 माइनस v2 हो जाएगा। जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, d बराबर v1 माइनस v2 हो जाएगा। लेकिन इसमें नेक्स्ट सवाल जो बनता है वो ऐसे बनता है, ये कोई पर्टिकुलर प्लेस है, मान लो, क्या माने इसको, प्लेस P है। P से A जो है ये v1 चाल से चलना शुरू करता है। t समय बाद B v2 चाल से पीछा करता है। t समय बाद में B v2 चाल से पीछा करता है। अब यहां दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल है कितने समय में पकड़ेगा, दूसरा सवाल है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। पहला सवाल है कितने समय में उसको पकड़ लेगा, दूसरा सवाल है कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं। पहला सवाल कितने समय में पकड़ेगा, अब मैं आपसे ही कैलकुलेशन करवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ हाँ या ना बोलोगे। मेरे साथ में आप लोग हाँ या ना बोलोगे, बोलोगे पक्का? ठीक। पहला आदमी v1 चाल से चल रहा है, t समय बाद में दूसरा आदमी चलता है। इसका मतलब t समय तक तो पहला आदमी v1 चाल से चलता रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी v1 गुणा t। बोलो हाँ। पहला आदमी v1 चाल से चला, t समय बाद में दूसरे आदमी ने v2 चाल से पीछा किया, तो t समय तक तो वो अकेला ही चला, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, v1 गुणा t डिस्टेंस कवर कर ली। अब दूसरा उसका पीछा करेगा, आपसे पूछे कितने समय बाद में पकड़ेगा, अब इसमें सापेक्ष काल का भाग दे दो, v2 माइनस v1 हो जाएगा। दूसरे की स्पीड v2 है, ज्यादा चाल है v2 v1 से, जब भी तो पीछा कर पकड़ पाएगा, इसलिए v1 गुणा t अपॉन v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये जो t है ये वो टाइम है जितने समय बाद में चलना शुरू किया दूसरे आदमी ने। जैसे सपोज ऐसे करो, पहला आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चुरा कर भागता है। दूसरा आदमी आधे घंटे पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। कार नहीं, या टेम्पो चुरा के भागता है,
कार तो 50 ही थोड़ी चलेगी, कोई ऑटो लेके भागता है चुरा के, ठीक है। दूसरा आदमी 60 की स्पीड से दूसरे ऑटो से उसका पीछा करता है, ठीक है, आधे घंटे बाद में पीछा करता है, कितने समय में उसको पकड़ लेगा? तो 50 की स्पीड से आधे घंटे अकेला ही भागता रहा, कितनी दूर चला गया? 25 किलोमीटर दूर चला गया। अब 25 किलोमीटर दूर चला गया है, अब जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड है 60 की, आगे है वो अब भी चल ही रहा है, उसकी स्पीड है 50 की, तो सापेक्ष चाल कितनी आई? 10, और ये कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो कितने घंटे में पकड़ेगा? 2.5 घंटे में पकड़ लेगा, 2.5 घंटे में पकड़। आपसे पूछे, ये 7 बजे सुबह ऑटो चुरा के भागा था, दूसरे आदमी ने 7:30 बजे उसका पीछा करना शुरू किया, उसको कितने बजे पकड़ लेगा? तो 7:30 के बाद में 2.5 घंटे लगेंगे, यानी 10 बजे उसको पकड़ लेगा। कितने बजे पकड़ेगा? 10 बजे। तो आपने क्या किया है, 25 कहां से आए? ये जो 50 वाली जो स्पीड है उसको इस टाइम से गुणा किया है, तो आपने पहले वाले की स्पीड को टाइम से गुणा किया है, जितने समय बाद में दूसरे आदमी ने पीछा करना शुरू किया, उतने टाइम तक पहला आदमी अकेला चलेगा। ये तो हो जाएगी डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी उस टी टाइम के बाद। उसके बाद में सापेक्ष काल हो जाएगा v2 माइनस v1, इतने समय में पकड़ लेगा। अब सवाल बनता है कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? जैसे मैं इस सवाल को करूं तो 2.5 घंटे में पकड़ेगा, 2.5 का मतलब 5/2 होता है, 5/2 घंटे में पकड़ेगा। ये 5/2 घंटे जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, 5/2 घंटे जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, उसकी स्पीड कितनी है? 60, 60 से गुणा कर दो, ये 30 बार कट जाएगा और 150 किलोमीटर दूर जाके उसको पकड़ेगा। ऐसे ही करोगे। अब ये जो यहां से हम देखें कि इतने समय में तो उसको पकड़ लेगा, ये समय किसको लगा है? जो पीछा कर रहा है उसको लगा है, उसकी स्पीड क्या है? v2 है, तो इसको v2 से गुणा करेंगे। कितने समय में पकड़ेगा? इतने समय में पकड़ेगा। ये समय कौन सा है? जितने समय बाद में पीछा करना शुरू किया, आधे घंटे बाद में पीछा करना शुरू किया, कितने घंटे पकड़ेगा? 2.5 घंटे में पकड़ेगा। कितनी दूरी पर पकड़ेगा? 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। अब ये 150 कहां, 2.5 कहां से आया? 2.5 यहां से आया, 50 को गुणा किया आधे घंटे के, वो जो टाइम का डिस्टेंस डिफरेंस है उससे, अपॉन सापेक्ष सालों का साल है, वो सालों का अंतर हो जाएगा 60 - 50, तो इससे तो 2.5 घंटे आ गए। कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो उस 2.5 घंटे को 60 से ही तो गुणा किया है, 60 का 2.5 तो होता है 150, दुगुना करके आधा जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो समय लगा है v1 गुणा टी अपॉन v2 माइनस v1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? दूसरे आदमी की चाल से, दूसरे आदमी की चाल से, और ये क्या हो जाएगा? v2 से गुणा कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देंगे, और सजा के कैसे लिखेंगे? v1 और v2 को एक साथ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा v1 v2 अपॉन हो जाएगा v2 माइनस v1, और इनटू क्या हो जाएगा? t। इसको ऐसे कर लेंगे v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2, इसको मोड में ले लो, और इनटू क्या हो जाएगा? t। ये फॉर्मूला आपने पहले कभी देखा है क्या? कल दिखाया था आपको। ये चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, कल याद करो आप, कल हमने ऐसे सवाल करे थे, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर करे थे। कल नहीं, कल या परसों, कल ही करे थे, है ना? तो चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, कल कल क्या करते हो? आज ही करे थे। चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, ये 40 किलोमीटर आया था, 15 और 10 की स्पीड बनाई थी, उसके बाद में चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, 40 मिनट जल्दी और 40 मिनट लेट का अंतर होता है 80 मिनट, इसलिए गुणा करके 40 किलोमीटर तय किया था। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको दोबारा बताऊं, एक ही जगह से चल रहे हैं, बाद में जब उसको पकड़ेगा तो एक ही जगह पर होंगे, जहां से वो कार चुरा कर भागा है या ऑटो चुरा के भागा है, दूसरे आदमी ने उसी जगह से उसका पीछा करना शुरू किया है, और बाद में जब उसको पकड़ेगा तो एक ही जगह पर होंगे दोनों। इसका मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। एक आदमी v1 चाल से चला है, दूसरा आदमी v2 चाल से चला है। एक आदमी आधे घंटे पहले चलना शुरू कर दिया, दूसरा आदमी आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया। अब इस सवाल को ऐसे भी लिया जा सकता है, एक आदमी ने दूसरे से आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया, या ऐसा भी हो सकता है वहां से एक साथ चलना शुरू करते, लेकिन डेस्टिनेशन पर एक आदमी आधे घंटे बाद पहुंचता। कल आपको हमने एग्जाम्पल लिया था, कोचिंग से घर से कोचिंग आता है एक आदमी और दूसरा आदमी, तो एक आदमी 10 मिनट लेट हो जाता है, एक आदमी 10 मिनट पहले आ जाता है, तो
ये आने का टाइम था पहले और बाद में, तो ये डिस्टेंस 20 मिनट आ गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोचिंग तो एक साथ पहुंचे, लेकिन एक जना घर से 10 मिनट पहले निकले और एक जना घर से 10 मिनट बाद में निकले, तो भी तो अंतर 20 होगा ना। ये जो अंतर आता है, टाइम का डिफरेंस आता है, आप एक साथ चले, वहां पहुंचने में आपको टाइम अलग अलग लगा, तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां तो एक साथ पहुंचे हो, लेकिन वहां से आगे पीछे चले थे, तो यहां पर ये वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब उसको पकड़ेगा तो वहां तो एक साथ पहुंचेंगे वो, लेकिन एक आदमी ने आधे घंटे पहले चलना शुरू कर दिया, एक आदमी ने आधे घंटे बाद में चलना शुरू किया है, तो यहां पर भी ये आ जाएगा, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर आ जाएगा। यहां पर दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दो सवाल पूछे जाएंगे, कितने समय बाद में उसको पकड़ेगा। तो पहले आदमी ने दौड़ना शुरू किया है, जितने टाइम अकेला दौड़ा है उस समय से गुणा कर दीजिए, और उसमें आपको सापेक्ष साल का भाग देना है, सापेक्ष साल का भाग देना है। कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा, तो दोनों की चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा कितने समय बाद में उसने पीछा करना शुरू किया है उससे गुणा कर दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक चोर कार चुराकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। पुलिस 10 मिनट बाद पुलिस की स्पीड क्या रखें? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करती है। पहला सवाल है, एक चोर, ऐसे कर दो 10 बजे, 10 बजे कार चुराकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। पुलिस 10 मिनट बाद में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करती है, ठीक है। पहला सवाल है, कितनी बजे पुलिस चोर को पकड़ेगी? और दूसरा सवाल है, कितनी दूरी पर पकड़ेगी? कितनी दूरी पर पकड़ेगी, कितनी बजे पकड़ेगी, कितनी दूरी पर पकड़ेगी। पहला सवाल का, ये 100 की स्पीड से चल रहा है, ये 90 की स्पीड से चल रहा है। 90 की स्पीड से 10 मिनट चलता है, 90 की स्पीड है, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटे। सापेक्ष साल हो जाएगी 100 माइनस 90, 10 हो जाएगी। 10 से 90 9 बार कटेगा, 6 का भाग 9 में 1.5 बार जाएगा। डेढ़ घंटे में पकड़ेगी पुलिस। 1.5 घंटे का मतलब होता है 10:30 पर, सॉरी 11:30 पर। 11:30 पर पुलिस है उस चोर को पकड़ लेगी। 11:30 पर पुलिस है उस चोर को पकड़ लेगी। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा हुआ समय 1.5 घंटे हो जाएगा। 10 बजे भागा है तो कितने बजे पकड़ेगी? 11:30 पर। कितनी दूरी पर पकड़ेगी? चालों का गुणनफल 100 गुणा 90 बट्टे चालों का अंतर 100 माइनस 90, समय का अंतर आ जाएगा 1/6 घंटे। 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 10 मिनट छठा भाग होता है तो 1/6 हो जाएगा। ये 10 है, 60 का 1.5 गुणा 90 होता है,
1.5 का 100 से गुणा करते हैं 150 किलोमीटर। कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगी? 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी। 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगी। रिलेटिव स्पीड का एग्जाम्पल और बताता हूं। एग्जाम्पल भी है, कंसेप्ट भी है। एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। एक वाहन चलता है V1 चाल से, एक वाहन चलता है V2 चाल से। ये जाता है ए से बी की तरफ, ये जाता है बी से ए की तरफ। पहला वाहन V1 स्पीड से ए से बी की तरफ जाता है, दूसरा वाहन V2 स्पीड से बी से ए की तरफ जाता है। ठीक है। मान लो रास्ते में किसी स्थान सी पर मिलते हैं, रास्ते में किसी स्थान सी पर मिलते हैं। ठीक। अब ये डिस्टेंस तो है D1, पूरी डिस्टेंस को मैं D मान लेता हूं, पूरी डिस्टेंस D है। तो ये जो ए और सी के बीच की डिस्टेंस है AC, ए और सी के बीच की डिस्टेंस है AC, बी और सी की डिस्टेंस है BC। AC और BC का अनुपात V1 और V2 के रेशो में होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अगर ये रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, तो पहले आदमी ने ए से सी तक आने में दूरी तय की है AC, दूसरा आदमी बी से सी तक आया है, इसने दूरी तय की है BC। पहले की स्पीड थी V1, दूसरे की स्पीड है V2। अगर सी पर पहुंचे हैं दोनों तो एक साथ पहुंचे हैं। पहला आदमी ए से सी तक जिस टाइम पर पहुंचा, दूसरा आदमी उसी टाइम बी से सी तक पहुंचा है। तो ए से सी तक जाने में और दूसरे के द्वारा बी से सी तक आने में लगा हुआ समय बराबर है। बराबर समय में तय की गई दूरियां चाल के समानुपाती होती, बराबर समय में तय की गई दूरियां चाल के समानुपाती होती हैं। अगर दोनों ने टाइम इक्वल लिया है तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस है वो चाल के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आई है AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस है, इनका जो अनुपात आएगा वो V1 और V2 के अनुपात में आएगा, V1 और V2 के अनुपात में आएगा। आपसे ये कह दें A और B के बीच की दूरी है ये 120 किलोमीटर है, ये A और B है, इनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। एक वाहन A से चलता है, दूसरा A से B की तरफ जाता है, दूसरा B से A की तरफ जाता है। दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। जब रास्ते में मिलते हैं तो इन दोनों की जो चालें हैं V1 और V2 है, इसका अनुपात 3:2 है। इनकी जो चालें हैं उनका अनुपात 3:2 है। वो चालें 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर आवर हो सकती हैं, 30 या 20 हो सकती हैं, 60 और 40 हो सकती हैं, 15 और 10 हो सकती हैं, 18 और 12 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अनुपात 3:2 में है। तो जब ये रास्ते में सी स्थान पर मिलेंगे तो पहले के द्वारा और दूसरे के द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो 120 किलोमीटर को 3:2 के रेशो में ही बांटोगे। 120 को 3:2 के रेशो में ही बांटोगे और 3:2 के रेशो में 120 को बांटोगे। 5 अनुपात का मान 120 है, 1 अनुपात का मान 24 हो जाएगा, 3 अनुपात का मान 24 का तिगुना 72 और 24 का दुगुना 48। तो ये डिस्टेंस हो जाएंगी 72 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है? 72 किलोमीटर। बी से कितनी दूरी पर है? 48 किलोमीटर पर। 48 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, एक आदमी V1 स्पीड से जा रहा है A से B की तरफ, दूसरा आदमी V2 स्पीड से जा रहा है B से A की तरफ, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। तो वो जो डिस्टेंस उनके द्वारा तय की गई दूरी है C तक, A से C की दूरी और B से C की दूरी है, वो उनकी चालों के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू देयर स्पीड। उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चालें हैं, उन्हीं के अनुपात में उनके द्वारा तय की गई दूरियां होती है। यस और नो? समझ में आए तो हाँ कहना है, नहीं तो नहीं कहना है। इनकी चालें कुछ भी हो, अगर उसका रेशो 3:2 आ गया तो डिस्टेंस 3:2 के रेशो में ही होंगी। चाहे ये 3 और 2 की स्पीड से चल रहे हों, या 6 और 4 की स्पीड से चल रहे हों, या 30 और 20 की स्पीड से चल रहे हों, या 300 और 200 की स्पीड से चल रहे हों, या 150 और 100 की स्पीड से चल रहे हों, कुछ भी स्पीड हो,
अगर इनका रेशो 3:2 का रेशो आ रहा है तो तय की गई दूरियों का अनुपात 3:2 ही होगा। क्या समझ में आ गया? पक्की बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस AC तथा डिस्टेंस BC है, इसका अनुपात V1:V2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब बात करता हूं अगली बात देखो। एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है। एक वाहन चलता है A से B की तरफ V1 चाल से, दूसरा वाहन चलता है B से A की तरफ V2 चाल से। रास्ते में किसी स्थान C पर मिलते हैं, वहां तक का खेल तो मैंने आपको बता दिया ना। मिलने के बाद, ओहो, मिलने के बाद पहले आदमी को टाइम लगता है T1 और दूसरे आदमी को टाइम लगता है T2। मिलने के बाद में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में टाइम लगता है T1 और T2। जो V1 चाल से चल के A से C पर पहुंचा था उसको तो अब जाना है B पर, और जो V2 चाल से B से चल के C पर पहुंचा था उसको जाना है A पर। आप सिचुएशन तो समझ पा रहे हो ना? सिचुएशन मतलब नहीं होता है, सिचुएशन समझ पा रहे हो? एक वाहन को A से B तक जाना था, दूसरे को B से A तक आना था, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। रास्ते में किसी स्थान C पर दोनों आपस में मिलेंगे। जब मिलेंगे तो A से C की दूरी और B से C की दूरी है वो V1 और V2 के रेशो में आएगी। ये बात मैं बता चुका हूं, क्लियर बता चुका हूं। मिलने के बाद में पहला आदमी जो V1 चाल से चला था वो अब C से जाएगा B तक, क्योंकि पहले को A से B तक जाना था, अब वो C तक तो पहुंच चुका है, तो मिलने के बाद में B तक पहुंचने में उसको समय लगेगा T1। और जो दूसरा आदमी V2 चाल से चला था उसको अब C से A तक जाने में टाइम लगेगा T2। मिलने से पहले दोनों को लगा हुआ समय बराबर था, मिलने में लगा समय बराबर था, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, दोनों C स्थान पर एक साथ पहुंचे हैं, तो मिलने तक दोनों ने बराबर समय चला है, समय बराबर लगा है और दूरियां हैं वो चाल के समानुपाती होती हैं। ये बात क्लियर है? पहला आदमी A से B तक जा रहा है, दूसरा B से A तक आ रहा है, C स्थान पर दोनों आपस में मिले तो मिलने में उनको लगा हुआ समय बराबर है। मिलने के बाद में पहला आदमी जिसकी स्पीड V1 थी उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में समय लगेगा T1, और दूसरा आदमी जिसकी स्पीड V2 थी उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में समय लगेगा T2। क्या ये सिचुएशन क्लियर है क्या आपके सामने? अब मैं आगे लिख रहा हूं, अब उसको सावधानी से समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि पहला आदमी जो C पर पहुंच गया था उसको B पर पहुंचना है, उसकी स्पीड V1 थी, V1 स्पीड थी उसकी, और उसका जो समय है वो कितना लग रहा है T1। तो ये जो B से C की डिस्टेंस है, ये जो BC डिस्टेंस है, क्या मैं इसको V1 गुणा T1 कह सकता हूं? क्या BC डिस्टेंस को V1 गुणा T1 कह सकता हूं क्या? बोलो। और जो दूसरा आदमी V2 चाल से चला था जो C पर पहुंच चुका है उसको अब A तक पहुंचना है, इसकी स्पीड V2 है और ये अब यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लेगा T2। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो AC डिस्टेंस है, क्या मैं उसको V2 गुणा T2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस AC अपॉन डिस्टेंस BC बराबर V1 अपॉन V2 आ जाएगा। AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस V1 और V2 के रेशो में है। अब आप ये नहीं कह सकते ये कैसे हो गया, इसके हाँ करवाइए पहले, इसकी पहले हाँ करवाइए आपसे। आप हाँ कर चुके हो तो आप कह सकते हो AC और BC डिस्टेंस V1 और V2 के रेशो में होंगे। AC डिस्टेंस है ये V2 गुणा T2 है, इसके बराबर कर दो, V2 गुणा क्या हो जाएगा T2, और BC डिस्टेंस है ये V1 गुणा T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि V1 इधर जाएगा तो V1 स्क्वायर हो जाएगा, V2 इधर आएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1। मैं ऐसे कह सकता हूं V1 अपॉन V2, इसका जो होल स्क्वायर बनेगा
वो T2 अपॉन क्या बन जाएगा, T2, T2 अपॉन T1, और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2। अगर मैं कहूं कि T1 अपॉन T2 है, ये क्या आ जाएगा, तब रूट ऑफ V2 अपॉन V1। अरे V1 अपॉन V2, सॉरी, ये आ जाएगा, उसी को दिख दिया मैंने दोबारा, है ना, ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 है, ये हो जाएगा रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये मिलता है बाजार में रेडीमेड। ये आपको ट्रिक्स वाले किताबों में या खूब सारे चैनल्स पे मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये ऐसे हो जाएगा T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। जब अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब यहां से कुछ बातें पूछ रहा हूं, मुझे आप बताना। रास्ते में किसी स्थान सी पर मिले हैं, तो सी की डिस्टेंस ए से और सी की डिस्टेंस बी से, ये किस पे डिपेंड करती है, दोनों एक साथ चले थे, सी पर जब मिले हैं तो एक साथ मिले हैं, इसका मतलब टाइम तो दोनों का बराबर है, तो ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस उनकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। जो उनकी स्पीड है उस अनुपात में उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। कर देंगे, जैसे अभी आपने किया था 120 किलोमीटर को 72 और 48 में, वैसे डिवाइड कर देते हैं, चाहे स्पीड कुछ भी हो। मिलने के बाद में पहले आदमी को T1 टाइम लगा है, दूसरे आदमी को T2 टाइम लगा है, जिसकी चाल V1 थी उसको T1 टाइम लगा है, जिसकी चाल V2 थी उसको T2 टाइम लगा है। तो V1 V2 और T1 T2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 बराबर रूट T2 अपॉन T1 हो जाएगा, या T1 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ रहे हो, ठीक। एक सर्कुलर पथ है, वर्ताकार मार्ग है। अब वर्ताकार से मतलब ये नहीं होता है पूरा वर्ताकार ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी या ऐसे कोई बहुभुजाकार भी हो सकता है। लेकिन इसमें बात यह है, उस रास्ते से आप चले तो घूम के वापस पहले वाली जगह आ जाओगे। जैसे जितने भी पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, उनमें तो वो आप बार बार उस रास्ते से गुजरते हो, ठीक है। ऐसे नहीं एक बार गए तो फिर गए आए ही नहीं वापस, ऐसा नहीं। वर्ताकार मार्ग से मतलब है आप एक मार्ग से उसी रास्ते से बार बार गुजरोगे अगर कंटिन्यू चलते रहोगे तो, ये वर्ताकार मार्ग होता है, समझ रहे। अगर वर्ताकार मार्ग पर अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि ए और बी दो ही आदमी हैं, ठीक है, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं। चलो सी को भी ले लेते हैं, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक साथ का मतलब होता है एक स्थान और एक समय, स्थान भी एक है, समय भी एक है। एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। ए ने भी यहीं से चलना शुरू किया, बी ने यहीं से चलना शुरू किया, सी ने भी। ए भी इधर क्लॉकवाइज दौड़ना शुरू करता है, बी भी क्लॉकवाइज दौड़ना शुरू करता है, और सी भी क्लॉकवाइज दौड़ना शुरू करता है। ए बी तथा सी तीनों क्लॉकवाइज दौड़ना शुरू करते हैं। पहले की स्पीड है v1, दूसरे की स्पीड है v2 और तीसरे की स्पीड है v3, तीसरे की स्पीड है v3। आपसे पूछा जाता है कितने समय बाद में मिलेंगे, कितने
समय बाद मिलेंगे। अगर आपको ट्रैक की दूरी पता है, ट्रैक की लंबाई पता है और स्पीड आपको दी गई है, तो दूरी में चालों का भाग देके समय ज्ञात कर लेंगे। पहले का समय t1 हो जाएगा, दूसरे का समय t2 हो जाएगा, तीसरे का समय t3 हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो t1 है, t2 है और t3 है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। t1, t2 तथा t3 का एलसीएम लेना है। t1 का, t2 का, t3 का, तीनों टाइम है, उनका एलसीएम लेना है। लेकिन ये कब करना है, जब तीनों की डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में, सेम पोजीशन पर, सेम टाइम पर तीनों रिलीज होते हैं, एक दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद में मिलेंगे, तो आपको 3 टाइम ज्ञात करने होंगे और वो जो 3 टाइम होंगे, उन तीनों टाइम का आपको एलसीएम लेना होगा। तीनों टाइम है, उनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। ठीक है। और तीनों कहां मिलेंगे, उसी पोजीशन पर मिलेंगे जहां से तीनों ने दौड़ना शुरू किया था। उसी जगह पर मिलेंगे जहां से तीनों ने दौड़ना शुरू किया था, उसी जगह पर तीनों आके वापस मिलेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, कल आगे पढ़ाऊंगा। आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। 5 किलोमीटर का एक वर्ताकार पथ है। ए 6 किलोमीटर पर आवर से, बी 8 किलोमीटर पर आवर से और सी 9 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही स्थान से, एक ही दिशा में एक ही समय पर, एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है। पहला सवाल, कितने समय बाद मिलेंगे। दूसरा सवाल, मिलने पर ए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी। तीसरा सवाल, मिलने पर बी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी। चौथा सवाल, मिलने पर सी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी। पांचवा सवाल, मिलने पर तीनों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी। छठा सवाल, मिलने पर ए द्वारा तय दूरी बतानी है। सातवां सवाल, मिलने पर बी द्वारा तय दूरी बतानी है। आठवां सवाल, मिलने पर सी द्वारा तय दूरी बतानी है। नवां सवाल, मिलने पर तीनों द्वारा तय दूरी बतानी है।